हे हाय, वेलकम बैक स्टूडेंट रैंक ऑर्बिट 2.5, जहां आपको साइंस एक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 ग्रेविटेशन के चैप्टर्स के बारे में। ये चैप्टर्स बच्चों को बहुत ज्यादा फियर देता है, डर लगता है। मैं आपको एक विश्वास दिलाने आया हूँ कि आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको ये चैप्टर से डर नहीं लगेगा। मैं पूरा इजी कंसेप्ट साथ सारे टॉपिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 25 to 30 मिनट के आसपास ड्यूरेशन रहेगा। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट सारी चीजें यहाँ पे कवर करूंगा, साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, जो आपको एग्जाम के दौरान पे बहुत हेल्प करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, आपके स्कूल्स में बहुत ज्यादा रिपीट किए जाते हैं वैसे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कराएंगे। उस क्वेश्चन लास्ट वीडियो के एंड में मैंने रखा है, अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, मुझे ये आपको इतना उम्मीद जरूर हो जाएगी कि ये चैप्टर मुझे 100% कंफर्म समझ में आ गया है। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि हमारा क्या है, ग्रेविटेशन। सबसे पहले आता है ग्रेविटेशन होता क्या है। तो आप ये जान लीजिए, ग्रेविटेशन एक प्रकार का फोर्स होता है जो क्या करता है ना, किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशन एक प्रकार की फोर्स होती है जो अपने अट्रैक्ट करती है किसी भी सेंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, मैं बता दूं, जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ज्यादा मास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, कम मास कम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप बोल सकते हो डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन मास। तो यहाँ पे बोल सकते हो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो सीधा डिपेंड करती है हमारे किस पे, मास पे डिपेंड करती है। मास ज्यादा रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। मैं आपको बता दूं कि मास कम रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहेगा। ये इवन मेरा हैंड है, हैंड की इस फिंगर में भी ने क्या बोल रहा है, ग्रेविटी अप्लाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। मार्कर मार्कर का कुछ ना कुछ मास है, तो ये भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड करेगा। मास ज्यादा रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होती है। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो अर्थ होता है वो सिर्फ मून को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि एवरी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे अभी मैंने बताया, जिसके पास मास होगा वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड करेगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है इसका, यहाँ पे बोल रहे हैं एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैव द अट्रैक्ट विच ईच अदर बाय विथ अ फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, एक दूसरे हल्के ऑब्जेक्ट को, लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, किसके हेल्प, मतलब बोल सकते हो फोर्स लगा के। क्या लगा के? फोर्स, एक प्रकार का फोर्स लगा के क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा फोर्स ही होता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको जस्ट बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ पे ऐसा बोलोगे कि सर जो एम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मास का, M1 और M2 का। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि M कैपिटल और स्मॉल में, ये डायरेक्टली मतलब कि सर अगर मास बढ़ेगा, मास को बढ़ाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट क्या होता है कि हमारा जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेडियस का। यहाँ पे थोड़ा ध्यान सुनना, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्क्वायर रेडियस पे। ये दो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान सुनना। अगर इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पे रखूंगा, तो ये आएगा एफ इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाई m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमारा जो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हट के कांस्टेंट g आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट g। तो f इक्वल टू g m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बनेगा। क्या फार्मूला बनेगा? फार्मूला यहाँ पे बना कि सर f इक्वल टू g m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत, मैं डबल स्टार पॉइंट मारता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना, फार्मूला हमारा बन के रेडी हो गया कि जो फोर्स का फार्मूला होता है जी M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिखा गया है देखो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये मासेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड डाला, हमको फार्मूला मिल गया। ये जो कैपिटल जी आपको मिला है, कैपिटल जी, सर कैपिटल जी जो होता है
इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान सुनना, ये सिंबल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और इसका डिस्कवर कौन किया था? इसका डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। तो ये कुछ चीजें आपको, आई होप जितना मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, फार्मूला भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आइए इंपॉर्टेंट जानते हैं किसका, यूनिवर्सल लॉ का इंपॉर्टेंस क्या होता है। उसके पहले आप देख लीजिए कि सर जो मैं भी बताया था कि जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 है, इनका जो यूनिट्स कैसे आया था। देखो यहाँ से मैंने बताया था एक प्रकार का फोर्स होता है जी m1 इंटू m2 अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। हमको पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन होती है। जी की फाइंड करना है सर, मास क्या होता है, केजी होता है मल्टीप्लाई बाय केजी। यहाँ पे लिख सकते हैं केजी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? केजी स्क्वायर। अपान में रेडियस क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू जी केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या, जी इक्वल टू, ध्यान सुनना यहाँ पे, जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ से हमको ये वैल्यू फाइंड करने को मिल जाती है। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है 6.67 होता है इंटू 10⁻11 होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंस जानते हैं। इंपॉर्टेंस किसका सर, यूनिवर्सल लॉ का। इंपॉर्टेंस क्या होता है, जैसे कि देखो हमारा मून जो होता है अर्थ के चारों तरफ से डायरेक्शन में एक मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो होती है ना एक फोर्स अप्लाइड करती है मून पे, और इवन मून भी एक फोर्स अप्लाइड करता है अर्थ पे। क्या करता है? अर्थ पे। तो मून का जो होता है हल्का होता है, मतलब वेट उसका कम होता है एज कंपेयर टू किसके सर, अर्थ के। इसलिए क्या करता है, मून अट्रैक्ट नहीं कर पाता अर्थ के। और अर्थ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते? क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाइड कर रहा होगा। जैसे कि एक रियल एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं एक ताकतवर इंसान है, एक क्या होता है, बहुत कमजोर इंसान है। ताकतवर इंसान जो होता है ना, कमजोर इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कमजोर इंसान भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाइड करेगा। और वो उसको फेंक तो नहीं पाएगा, लेकिन उसको कोशिश करेगा मैं उसके पास ना जाऊं। बस यही सेम है कि मून जो होता है ना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है अर्थ को। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से वेट बहुत कम है, अर्थ का ज्यादा है। और अर्थ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है? क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ अपने आप फोर्स अप्लाइड कर रही है। क्या कर रही है? कर रही है। यहाँ पे देखो, द फोर्स दैट द बिंड्स टू द अर्थ द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मून का हमारे अराउंड होता है अर्थ के, और द मोशन होता है प्लैनेट का। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, चाहे अर्थ हो हमारे, चाहे हमारे जुपिटर्स हो, चाहे कोई भी है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। वो अर्थ के जो चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं, एक सर्कुलर पाथ है, आप बोलोगे ऐसे अराउंड में क्या करते हैं, मूविंग करते रहते हैं। वो भी हमारा क्या होता है सर, ये इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सल लॉ का। क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ का। याद रखना बाबू की हमेशा जी की वैल्यू सेम होती है, घटती बढ़ती नहीं है। आपने एक चीज देखा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसको अर्थ मान लो, अर्थ, और ये मान लो मून। क्या है? मून। तो यहाँ से जब चंद्रयान 3 लागू होता है ना, तो उसमें क्या होता है, चंद्रयान 3 यहाँ से लागू किया जाता है। देखो ऐसे मूव करता रहता है, मूव धीरे धीरे मूव करता रहता है। जब ये अर्थ के मून के कंपेयर जाता है ना, तो धीरे धीरे क्या करता है, यहाँ पे लैंड कर जाता है। यहाँ पे कोई इंजन प्रोवाइड नहीं करते कि तुम जाओ सीधा मून पे लैंड करो। यहाँ पे क्या होता है ना, यही होता है कि देखते हैं कि हमारा अर्थ मून के सेंटर पर कब आ रहा है। आपको पता है सर, एक जो होता है जियोड टाइप में क्या करता है, यहाँ पे मान लेते हैं अर्थ है, यहाँ पे मून जो होता है चक्कर लगाता है। अर्थ ऐसे है, मून ऐसे चक्कर लगाता है। तो यहाँ सेंटर से यहाँ जाने से अच्छा है कि यहाँ जब मून हो तो यहाँ पे लॉन्च किया जाए, यहाँ पे लॉन्च किया जाए। जब पास होता है ना, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज किया जाता है कि धीरे धीरे खिसकाता है, खिसकाता है। जब ये इतना ज्यादा खिसक जाता है कि मून के सेंटर में आने लगता है, मून का हमारा फोर्स अप्लाइड इस पे करने लगता है उस चंद्रयान पे, तो ये मून अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। एक टाइम आता है अट्रैक्ट करके अपने सेंटर में क्या कर लेता है, उसको नीचे कर लेता है, जिससे हमारी लैंडिंग हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज यहाँ पे नासा बड़े लोग वैज्ञानिक भी करते हैं, इसरो नासा लोग, कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके चंद्रयान 3 का क्या किए, और सीधा सेटल कर दिए। मतलब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे अपने डिस्टेंस को कवर करते चले जाते हैं। जब अर्थ, आपको पता है सर, एक टाइम पे अर्थ भी जो होगा ना, वो अपना फोर्स लगाना बंद कर देगा। तो जहां पे अर्थ अपना फोर्स लगाना बंद कर देता है, तो मून क्या करता है, फोर्स लगाता है। और जब मान लेते हैं कि इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो अपने सेंटर पे खींचूंगा,
तो मून भी उस हमारे चंद्रयान को अपने सेंटर पे क्या करता है, बुला लेता है। तो सेंटर पे बुलाने का मतलब होता है वहां पे हमारी लैंडिंग हो जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जब फोर्स लगाती है तो अपने सेंटर से लगाती है, यहाँ पे लिखा गया है। यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस हमारा इंपॉर्टेंस होता है यूनिवर्सल लॉ का। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि सर किसी भी चीज का एक राउंड में सर्कल होना, मीन्स मतलब कैसे पता है कि जैसे कि मैं एक ईंट को एक रस्सी में बांध के ऐसे चारों तरफ घुमाऊंगा, तो आपको पता है कि सर मैं यहाँ से जितने टाइम पे घुमाऊंगा वो चारों तरफ एक इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब मैं एक बार ऐसे घुमाया, फिर 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, एक ही डिस्टेंस फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि मेरे सेंटर में उसको ना इंक्रीज कर रहा हूँ ना डिक्रीज कर रहा हूँ, एक ही पाथ क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो सेंटर पे किसी चीज को राउंड करना एक फोर्स लगा के, तो क्या करता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। मतलब यहाँ से मैंने क्या किया, ये फोर्स लगा रहा है, इसके डायरेक्शन में एक कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके डायरेक्शन में कर रहा है, एक ही प्लेस पे कर रहा है, हमारा क्या हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। यहाँ पे देखो, द फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड कीप्स द बॉडी मूविंग पाथ। मतलब कि सेंटर के सर्कल में मतलब सेंटर फोर्स अप्लाइड होती है और सर्कल में क्या करती है, मूव करती है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है गिव रीजन, आपको रीजन देना है। द मून रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सर्कुलर पाथ बट डज नॉट द फॉल इट। बोल रहा है कि जो मून होता है, क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले बता दिया है लेकिन आप यहाँ पे सुन लो। जो मून होता है वो अर्थ के सब चारों डायरेक्शन में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। क्या क्यों मून जो होता है अर्थ के सेंटर में क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि पता है कि मून जो होता है वो भी एक फोर्स अप्लाइड करता है। जहां पे अर्थ जहां तक फोर्स अप्लाइड करता है, अर्थ का मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स अप्लाइड करेगा। वो जहां पे बंद कर देता है, अर्थ का अपना फोर्स लगाना बंद कर देता है, उसकी क्षमता नहीं होती लगाना, वहां से मून क्या करता है, अपना फोर्स अप्लाइड करता है। यही कारण है मून अर्थ के सेंटर में आके नहीं गिरती। दूसरा देखो, बोल रहे हैं डज द मून अट्रैक्ट द अर्थ। क्या बोल रहा है, क्या मून जो होता है अर्थ को अट्रैक्ट करता है? 110% अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसका मास कम होता है। और मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था जिसका मास बेटा कम होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगाती है। तो ये दो क्वेश्चन थे कि आपको रीजन बताना था, आपको यहाँ बताया गया अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता लेता हूँ, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी जो होता है ना, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि मीन्स पे सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बट ये चेंज कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ कि जब हम मास ऑफ अर्थ को क्या करेंगे, मास ऑफ अर्थ को रिड्यूस कर देंगे, घटा बढ़ा देंगे, अर्थ के मास को घटा बढ़ा देंगे ना, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। चाहे रेडियस ऑफ मार्स को घटा बढ़ा दो, चाहे अर्थ के मास को घटा बढ़ा दोगे तो जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाएगी। कैसे घटा बढ़ा दोगे, मान लेते हैं दूसरे प्लेनेट पे चले जाए, कुछ भी हो जाए तो मास कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो जब मास घटेगा ना तो जी की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। इसकी यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे इसको डी से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी व्हेन इट फ्री फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी अलोन। तो स्मॉल जी जो होता है ना सर, स्मॉल जी को जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेटली जो लिया जाता है वो 10 लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या किया जाता है, 10 लिया जाता है। तो देखो अगर हम वेरिएशन ऑफ जी की बात करते हैं, वेरिएशन, तो मैं बात बता दूं सबसे पहले कि जो अर्थ जो होता है बेटा वो परफेक्ट सर्कल नहीं होता है, वो जियोड टाइप में होता है। किस टाइप में होता है, जियोड टाइप में होता है। कि मीन्स के देखो ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनो कि अगर हम सर सरफेस के ऊपर जाएंगे, सरफेस की हाइट को बढ़ा रहेंगे तो जी की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं तुमको एक सिंपल ट्रिक में बताता हूँ, ध्यान सुनना। ये देखो, ये पहले पहले मतलब मीन्स कि सर्कल के ऊपर हाइट बढ़ा रहे हो तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, 100% कम होगी। और सर्कल के नीचे जा रहे हो, इस साइड जा रहे हो, गड्ढा खोद के अंदर जा रहे हो ना, तब भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। सर जी की वैल्यू रिमेन कब होगी, जब अर्थ के एकदम एग्जैक्ट सरफेस पे रहोगे, तब जी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल रहेगी। सर अर्थ की वैल्यू ज्यादा कहाँ होती है, कम कहाँ होती है, तो तुमको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये मान लेते हैं अर्थ है, अर्थ ऐसे ही राउंड में रहता है। तो ये क्या होता है, ध्यान सुनना, ये जो वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है वो पोल्स होता है। पोल्स ये क्या होता है, ये इक्वेटर होता है। क्या होता है, इक्वेटर।
तो जी की वैल्यू पोल्स में बेटा ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम रहेगी। क्या रहेगी? इक्वेटर पे कम रहेगी। जब जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम रहती है ना, तो कोई सी चीज का वेट बढ़ जाता है। क्या होता है? वेट बढ़ जाता है। मीन्स कि देखो, जैसे मान लेते हैं इस बिजनेस करने वाला बहुत अच्छा होता है कि अर्थ के पोल से, ध्यान सुनना, अर्थ के पोल से गोल्ड को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और इक्वेटर पे लेके आते हैं। जब यहाँ पे मैंने बताया कि अर्थ पे सर से यहाँ पे पोल्स पे गोल्ड को खरीदेंगे, उसका वेट कुछ अलग रहेगा। इक्वेटर पे लेके आएंगे, वेट बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ जाता है तो उनका हमको ज्यादा दाम मिलता है, इससे बिजनेस का बहुत फायदा होता है। यही बोला है, आप ऐसा समझ लो कि सर अर्थ के पोल्स पे हमारी जी की वैल्यू ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। क्या होती है? मिनिमम होती है। देखो वही सब लिखा है। अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अर्थ जो होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है। और बोल रहे हैं जी डिक्रीज होगी हाइट। जब हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस से हाइट को बढ़ाते हैं, देखो अर्थ के सरफेस से हाइट को बढ़ाओगे, जी की वैल्यू कम होगी। अर्थ के सरफेस पे लेके जाओगे, अंदर जा रहे हो, तब भी जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो वो जी मैक्सिमम कब होगा? पोल्स पे। जी पोल्स पे मैक्सिमम होता है और मिनिमम कहाँ होगा? इक्वेटर पे रहेगा। क्या होगा? इक्वेटर पे रहेगा। आपने ये चीज देखा है। तो आइए हम नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो मेजरली डिफरेंस मैंने बता दिया था कि स्मॉल जी जो होता है, ध्यान सुना, उनकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। स्मॉल जी जो होता है वो क्या होता है? बदलता रहता है। और हमारा जो कैपिटल जी होता है बदलता नहीं रहता, उसकी वैल्यू फिक्स होती रहती है। स्मॉल जी बदलेगा कब, चेंज कब होगा? जब हम किसी डेप्थ में जाएंगे, अर्थ के हाइट के ऊपर जाएंगे, तो क्या करें, इक्वेटर पे जाएंगे तो ये बदलेगा। लेकिन ये क्या होता है? फिक्स होता है। यही दिया गया है, देखो। हाँ, यहाँ पे क्या दिया है कि ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब होता है अपनी लोकेशन को चेंज करता रहता है। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है हर जगह पूरे यूनिवर्स में। चाहे तुम इस प्लेनेट पे रहो, चाहे तुम किसी भी प्लेनेट पे रहो, तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ना, आप ऐसा याद करो जैसे हम लोग अपने टाइम पे याद करते थे। ला देखो बोलोगे कि ये जो होता है कैपिटल जी होता है ना, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब अगर पूरे विश्व में कहीं पे भी उसका कांस्टेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसकी यूनिट मैंने बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड होती है। ये देखो, डिपेंड करता है मास ऑफ रेडियस, अर्थ के, और हमारा अर्थ का रेडियस कितना होता है, हमारा मास कितना होता है सेंटर से अर्थ पे। और ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे क्या करता है? डिपेंड नहीं करता है। और देखो ये क्या होता है कि स्मॉल जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अ बॉडी टू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी बॉडी जो क्या करती है ना, एक्सेलरेट करती है एक फोर्स को, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी। और ये क्या होती है? कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होती है, यूनिवर्सल लॉ होती है, पूरे ब्रह्मांड में फॉलो किया जाता है। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके पहले देखो, स्मॉल जी का फार्मूला क्या होता है? स्मॉल जी का फार्मूला होता है जी एम अपन आर स्क्वायर। ये आता कहाँ है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्कूल में, तो याद रखो। फोर्स के यहाँ ध्यान सुनो, एक फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है। और एक फार्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है? एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपान आर स्क्वायर होता है। दोनों पे रख दो। देखो एफ की जगह क्या रख सकते हैं? एम इंटू ए रख सकते हैं। एम इंटू ए मतलब क्या होता है? एम जी। क्या? एम जी। तो यहाँ पे रखो एम जी इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपान आर स्क्वायर। यही होता है, ध्यान सुनना, यही होता है। तो देखो एक एम से एक एम कट गया, तो बचा क्या? सर जी इक्वल टू, तो यहाँ पे बचा क्या? ध्यान सुनना, सर जी इक्वल टू जी एम जी एम अपान में आर स्क्वायर। यही जो फार्मूला होता है, जी एम अपान में आर स्क्वायर। यही सारी चीज होती है। आप यहाँ पे समझ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक बार फिर से पढ़ो, देखो क्या डिफरेंस है, क्या सारी चीजें नहीं है। आइए हम बात करते हैं अपने मास के बारे में। आइए हम अपने मास के और वेट के बारे में जानते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होता है बहुत सारे बच्चों के लिए। वो बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, साइंस नहीं पढ़ते हैं। जो बच्चे साइंस नहीं पढ़ते ना, मास और वेट को एक ही मानते हैं। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आर्ट्स वाले बच्चे से पूछना डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो बोलेंगे सेम। मास भी होता है, वेट भी होता है। लेकिन ये साइंस वाले बच्चे जानते हैं मास अलग होता है, वेट अलग होता है। देखो मास होता क्या है कि एक्चुअल
बॉडी एक्चुअल बॉडी कंटेंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ऐसे बोल दोगे एक्चुअल जो कंटेंट प्रेजेंट होता है, एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, वो हमारा क्या होता है, मास होता है। आई मीन कि जो अंदर का माल जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है, हमारा मास होता है। समझने के लिए हम लोग भी ऐसा समझते थे। और हमारा वेट क्या होता है, वेट एक प्रकार का फोर्स होता है, वेट फोर्स होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, हमारी न्यूटन होती है। किसकी, वेट की। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। क्या होती है, किलोग्राम। देखो ऐसा बोलो कि सर इनर्शिया जितना ज्यादा रहेगा, मींस कि ये क्या करता है, मास जो होता है ना वो इनर्शिया पे मेजर करता है। अगर ग्रेटर मास है तो ग्रेटर इनर्शिया होगी, इनर्शिया ज्यादा होगी तो मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन समझने के लिए आप अगर आपको अपने एग्जाम में लिख के आना है कि एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज नोन एज द मास, तब भी आपको मैम्स टीचर जो भी होंगे सर आपको सही कंप्लीट नंबर देंगे, नंबर नहीं कटेगा। एनसीईआरटी बुक में ये था, इसलिए मैंने यहाँ पे लेके आया इसको। देखो इसकी यूनिट मैंने बताया किलोग्राम होती है। कॉन्स्टेंसी बात कर रहे हैं, जो मास होता है ना वो कहीं नहीं चेंज होता है। वो आप अर्थ पे जितना आपका मास रहेगा उतना जाने के बाद मून पे हो जाएगा, मून पे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन यही चीज चेंज होती रहती है वेट पे। वेट पे कैसे चेंज होती है बताऊं, जैसे कि अर्थ पे मान लेते हैं मेरा मास के हमारा वेट कितना है, 60 है। कितना है, 60 है। अगर मैं इसको मून पे जाऊं, ध्यान सुनना, मून पे जाऊं तो ये क्या होगा पता है, हमारा मास जो होता है चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज आता सर कितना चेंज होगा डिफरेंस, क्योंकि हमारा अर्थ जो होता है ना वो 6 गुना ज्यादा होता है हमारे किसका, सॉरी हमारा जो मून होता है वो 6 गुना ज्यादा होता है अर्थ का। तो हमारा 60 है तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा 600 चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 600 न्यूटन। कितना, 600 न्यूटन ये चला जाएगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेरी बात सुनना। यहाँ पे सॉरी 6 का मल्टीप्लाई होगा ना तो 336 न्यूटन हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे ध्यान से मल्टीप्लाई सुनना। वेट क्या होता है, वेट एक प्रकार का फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एम इंटू जी। अब हमको पता है कि सर एम होता है मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट, जी होता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। हमको पता है सर जी की वैल्यू चेंज होती है, अर्थ पे कुछ अलग रहेगी, कहीं जो अलग प्लेनेट पे जाएंगे कुछ अलग हो जाएगी। तो जी की वैल्यू चेंज होने के कारण वेट भी क्या होता है, चेंज होता है। देखो इसकी यूनिट न्यूटन, या बोला मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहता है, जी चेंज होता रहा इसलिए हमारा वेट चेंज होता रहता है। ऑन द मून वेट अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ। बोल रहा है जो मून होता है ना वो अर्थ का 1/6 पार्ट होता है। क्या होता है, 1/6 पार्ट। अगर मान लेते हैं हमारा मून पे, ध्यान सुनना, अगर हमारा मून पे क्या होता है 600 न्यूटन है, अगर हम अर्थ पे आ रहे हैं तो 6 का पार्ट से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि हमारा जो मून होता है 1/6 पार्ट होता है किसका, हमारे अर्थ का होता है। तो ये रहा डिफरेंस मास और वेट का। तो मास और वेट का डिफरेंस ये समझ लो, मास के ये है, वेट का ये है, यूनिट से अलग अलग है, ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं वेट का। किसका वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और मून। जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ है या मून है, कुछ भी मान लो, इस पे एक कोई ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं तो उसका वेट कितना होगा हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के तरीके बताता हूँ मैं, फाइंड करके पूरा आपको बता रहा हूँ कि जब वेट ऑफ अर्थ की बात करें तो फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, फोर्स एक फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। मून के क्या करती है, मून अट्रैक्ट करती है। देखो ध्यान सुनना, मून जो होता है ना वो स्मॉल होता है अर्थ पे, इसलिए वो कम अट्रैक्ट कर पाती है, हमारा अर्थ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है क्योंकि मास ज्यादा होता है। ध्यान सुनना कैसे निकाला जाता है कि सर कैसे मास को निकालेंगे। मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है ऊपर, मान लेते हैं ये मेरा हैंड है, हैंड पे हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट ये रख दिया गया मार्कर, इस मार्कर का वेट कितना होगा। मान लेते हैं मार्कर का मास m है, क्या है, m। यहाँ पे लेटेस्ट m, सपोज मैंने किया m है। और मास ऑफ द मून की बात मान लेते हैं, मून पे रखा गया, मून कितना होगा सर, जो मास होता है मास होगा मून का और रेडियस होगा क्या, मून का। तो हमको दो चीज फाइंड होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना मास ऑफ मून का और यहाँ वैल्यू पुट करना रेडियस ऑफ मून का। तो हमारा जो फार्मूला बन के आएगा ये, जो वेट निकालेंगे हमारे मून पे, मतलब हमारे ये ऑब्जेक्ट का मास का, हो जाएगा जी एम। एम किसका हो जाएगा सर, जो मास यहाँ पे रखा रहेगा किसका, मून का। और ये जो एम रहेगा, जो मास यहाँ पे मान लेते हैं मून है, ये मास मैंने रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, इसका मास एम है, तो एम ये है और मून का मास ये है, रेडियस का स्क्वायर कर देना। टोटल करोगे
तो हमारा एक आंसर आएगा। फिर यहाँ पे देखो अर्थ का फाइंड करेंगे तो अर्थ का करेंगे तो जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय द रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो हमको एक नंबर फाइंड होगा। अब उस नंबर में जब फाइंड करोगे, जब सब्सट्रैक्ट करोगे ना, आपको मिलेगा कि हमारा अर्थ जो होता है ना 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है, 6 गुना ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, मून के कंपेयर में। इसलिए मैंने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अर्थ ए ऑफ रेडियस वी गेट डब्ल्यू, मतलब कि मून और अर्थ का देखोगे तो 1/6 के फॉर्म में रहेगा। मतलब कि अगर हमारा अर्थ पे किसी का मास 1 है तो मून पे जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये रहा। अगर आपको ये चीजें आई होप समझ में आई होंगी, ऐसे निकाला जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, इसके नंबर्स को, जितना मास होता है मून का, जितना रेडियस होता है मून का, मान का, हमारा अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस रख के इसको आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, वही हमारा एग्जैक्ट नंबर आएगा, हमको नंबर निकल के आएगा। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं फ्री फॉल के बारे में। आइए हम फ्री फॉल के बारे में जानते हैं। फ्री फॉल क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के टूवर्ड्स क्या करती है, गिरती रहती है, नीचे फॉल्स करती रहती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके, उसे बोलते हैं फ्री फॉल। देखो ध्यान से, whenever object falls toward the earth of the under the effect of gravitational force applied, it is said to be क्या, free fall। तो याद रखना, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ना इस दौरान पे, कि जो नीचे गिरती रहती है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट नीचे गिरा है कि एक फोर्स नीचे जाके अर्थ के सेंटर पे गिर रही है, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ना अब मोशन का, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी। क्या? स्मॉल जी। अब जब भी देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जब भी मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड मतलब होती है क्या सर, कि इसकी जी की वैल्यू को पूछ रहा है, तो ऑन एवरेज बोल सकते हो जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है जी की अर्थ पे, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है एवरेज वैल्यू ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये हाइट को आपको मेजर करेगा, स्पीड 9.8 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इसको स्मॉल जी यहाँ पे बोलते हैं जो। और इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब कि जो 3 इक्वेशन होते हैं आपने फोर्स एंड मोशन में पढ़ा होगा, फोर्स एंड मोशन में, कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसका क्या चेंज जाता है? देखो पहला आता है v इक्वल टू u प्लस gt आएगा, दूसरा आएगा यस। देखो यस को ना जो हम लोग लेते थे डिस्प्लेसमेंट, ये हाइट को लेगा। क्या लेगा? हाइट। तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, एक्सेलरेशन को क्या लिया? g लिया, और s को हाइट, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। तो अब मुझे इतना बता दो कि सर अगर g की वैल्यू हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि मान लेते हैं अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? अर्थ से ऊपर, तो अर्थ से जितना ऊपर चले जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलोगे जी की वैल्यू उतना कम होती चली जाएगी, निगेटिव होती चली जाएगी। क्या होगी? निगेटिव। यही लिखा है, जब जी की वैल्यू हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो निगेटिव में लिया जाता है -9.8। अपवर्ड डायरेक्शन में गए बेटा 9.8 माइनस लिया जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाएगा। ये रहा थ्रस्ट का पूरा फिगर, थ्रस्ट का पूरा इतने चैप्टर्स दिया गया है। अब फुल डिटेल से हम बात करेंगे, एग्जाम के ओरिएंटेड से यहाँ बात कर रहे हैं, एग्जाम के ओरिएंटेड से आपको इतना मस्ट है, इतना करके आ जाना, नंबर नहीं कटने वाला है। फ्री फॉल ये हो गया। अब आइए हम थ्रस्ट के बारे में बात करते हैं। आइए थ्रस्ट के बारे में बात करते हैं। थ्रस्ट होता क्या है? थ्रस्ट मतलब होता है कि सर फोर्स लग रही है, एक परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे फोर्स लग रही है, मींस ये सरफेस है, एक परपेंडिकुलर फोर्स किसी पे अप्लाइड हो रही है ना, उसे बोलते हैं थ्रस्ट। मतलब एंगल का जो होगा हमारा वो 90 डिग्री पे होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट होना ऑन द सरफेस पे क्या बोलता है? थ्रस्ट। देखो द फोर्स एक्टिंग ऑन द परपेंडिकुलर सरफेस, सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाना थ्रस्ट कहलाता है। देखो वेटिंग ऑफ द बोर्ड एक्टिव वर्टिकली डाउन एट द साइड, बोल रहा है कि नीचे मान लेते हैं हम खड़े हैं, अपना फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं ना, तो एक 90 डिग्री, मतलब ऐसे देखोगे तो 90 डिग्री पे बन रहा है, तो एक परपेंडिकुलर मतलब सीधा फोर्स हमारे सेंटर पे लग रहा है, अर्थ पे लग रहा है, जिसे बोलते हैं थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। तो इसकी सर यूनिट क्या होती है? जब फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और किस पे लग रहा है सर? हमारे सरफेस लग रहा है, जिसे बोलते हैं मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है
इसे पास्कल में भी मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर का जो फार्मूला होता है ना, प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स होता है, जिसको एफवी भी लिया जाता है, एक प्रकार का फोर्स होता है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड हो रही है 200 न्यूटन का। कितना बबुआ? 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रही है। एरिया दिया गया, एरिया कितना दिया गया है? एरिया दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 2 मीटर स्क्वायर। आपसे प्रेशर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रेशर। अब देखो, फोर्स दिया गया है सर 200 न्यूटन और एरिया दिया है 2 मीटर। काट दोगे कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है कि सॉल्व करने का। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते हैं, नॉर्मली आपको पढ़ाया जाता है। तो आइए ध्यान सुनना, अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि ध्यान सुनो बबुआ कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे फोर्स भी बढ़ेगा। एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लेते हैं चाकू लेते हैं, चाकू से किसी चीज को काटते हैं, आसानी से कट जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया बहुत कम होता है। क्या होता है? एरिया बहुत कम होता है। तो एरिया कम रहेगा, ध्यान सुनना, एरिया कम रहेगा तो हमें क्या देना? प्रेशर भी कम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेशर भी कम देना पड़ेगा। एरिया बढ़ाएंगे, मान लेते हैं उसी चाकू को पलट के काटो, सब्जी कटेगा क्या? क्योंकि एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो आपको ज्यादा प्रेशर दोगे तब जाके उतना अच्छे से नहीं कटेगा, लेकिन कट जाएगा। तो हमको एरिया अगर बढ़ाओगे, क्या करोगे? एरिया कम करोगे तो एरिया, सॉरी यहाँ पे एरिया बढ़ाओगे, एरिया क्या करोगे? बढ़ाओगे। हम एरिया को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। एरिया को घटाओगे, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। फोर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा फोर्स भी होता है हमारा। चाकू देखो, चाकू जब काटते हो किसी चीज को आसानी से कट जाता है, क्योंकि एरिया बहुत कम है। क्या है? एरिया बहुत कम है। तो एरिया कम है, हल्का फोर्स दिए तो जाके आराम से कट गया। और मैं बात कर लेता हूँ कि जो हमारे ऊपर से कुली लोग होते हैं, कुली कुली क्या करते हैं ना, किसी भी अपने रेलवे स्टेशन में जाओगे कुली तो बैग लिए होते हैं, बैग के अपने सर पे क्या करते हैं? एरिया को बढ़ाए रहते हैं, मतलब चारों तरफ से कुछ लपेटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया। अब कोई भी सामान लेंगे ना तो उनके सिर्फ यहाँ तक नहीं, यहाँ जो बगल में रहता है, ऐसे बोलो कि जो बांधे हुए होते हैं उन पे पड़ रहा है, फोर्स उन पे पड़ रहा है। तो एरिया बढ़ने पे क्या हो गया? फोर्स कम हो गया, जिन पे उनको ज्यादा दर्द नहीं होता है। अगर ये कुछ बढ़ाया नहीं, सीधा लेना, ज्यादा पेन होगा। मतलब मीन्स की एरिया बढ़ाएंगे फोर्स कम होगा, फोर्स अगर बढ़ाएंगे एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एरिया कम कर देंगे, फोर्स बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स बढ़ जाएगा। तो कहीं यहीं पे लिखा है कि स्मॉल एरिया लार्ज प्रेशर। एरिया कम रहेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। एरिया ज्यादा रहेगा, प्रेशर घट जाएगा। और प्रेशर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं चाकू का, चाकू को ऐसे मान लेते हैं एरिया है, चाकू को प्रेशर बढ़ा के किसी चीज काट रहे हैं तो कट जाता है। एरिया कम कर रहे, एरिया को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक। लार्ज प्रेशर तो रिड्यूस प्रेशर। क्या हो जाएगा? रिड्यूस प्रेशर। तो ये सारी चीजें होती है। आप प्रेशर का देख सकते हो कि जिसका सर जितना एरिया कम करेंगे ना उतना फोर्स कम लगाना पड़ेगा। एरिया ज्यादा कर देंगे, फोर्स, एरिया बड़ा कर देंगे, फोर्स हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है कि क्या प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे फोर्स पे, और प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एरिया पे। क्या होता है? हमारे एरिया पे। कि अगर हम सर एरिया को बढ़ाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। आप ये ऐसे समझ सकते हैं। और सारे बहुत एग्जांपल है, आप देखना चाहो देख सकते हो प्रेशर और एरिया थ्रस्ट के। आप वाटर में ले सकते हो, वाटर का डाउन अभी पढ़ेंगे वाटर के बारे में। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाटर का ही है, फोर्स कैसे एग्जर्ट करते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में ही जानते हैं। आइए देखते हैं प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड में प्रेशर कैसा होता है? आपको पता है सर, लिक्विड जो होता है ना, प्रेशर जो होता है वाल्स पे भी लगाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लगाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगाती है। ध्यान सुनना, मान लेते हैं ये कंटेनर है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, तो क्या करेगा ना, इसके कंटेनर में भी क्या करेगी है ना, ये फोर्स को अप्लाइड करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कंटेनर के साइड में क्या करेगी? फोर्स अप्लाइड करेगी। यही बोला है, फ्लूइड एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या करती है? ये प्रेशर अप्लाइड करती है। इवन बबुआ अपवर्ड डायरेक्शन में भी क्या करती है? प्रेशर अप्लाइड करती है। अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाइड करना अपथ्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अपथ्रस्ट कहलाता है। अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑफ बेस वॉल्स, नीचे की तरफ क्या करती है? पूरा ए क्या करती है? प्रेशर अप्लाइड करती है। अब प्रेशर इफ लिक्विड इंक्रीज द डेप्थ, ये जो क्या करती है? प्रेशर होती है फ्लूइड की ना, और डेप्थ को क्या करती है? कभी कभी ऐसा होता है इनका ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो बॉटम का नीचे जो होता है ना ब्लास्ट कर देती है। देखो बायोएंसी क्या होता है?
व्हेन ऑब्जेक्ट इमराइज्ड फ्लूइड एक्सपीरियंस द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, जब फ्लूइड ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करती है। ध्यान सुनना, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये फ्लूइड है हमारा, ठीक है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट कोई है, ये क्या करेगी ना, तो पानी के पार्टिकल्स नहीं चाहेंगे ये ऑब्जेक्ट नीचे आए, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड करती है। क्या करती हैं? एक फोर्स अप्लाइड करती है, जिसे बोलते हैं अप थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट बोलते हैं, जिसे बायोन फोर्स बोलते हैं। यही जो फोर्स डिपेंड करता है ना, ऑब्जेक्ट तैरेगा, ऑब्जेक्ट डूबेगा कि क्या करेगा, फ्लूड करेगा, मतलब स्विमिंग करेगा यहाँ पे, तो ये डिपेंड करता है। अगर इसका मास ज्यादा है हमारे बायोन फोर्स से, तो ये नीचे जाके श्रिंक कर जाएगा। मास कम है तो ऊपर ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे से क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो बायोन फोर्स इज मोर देन द हमारा ऑब्जेक्ट मास, तो ये क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन पर फ्लोट करती रहेगी। बायोन फोर्स लेस देन द ऑब्जेक्ट मास, तो ये जाके कहां जाएगी, श्रिंक में चली जाएगी। एक हमारे साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उन्होंने बताया था यही चीज कि मान लेते हैं एक टैंक है, टैंक यहाँ पे है, तो इसको यहाँ तक फिल करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट फिल कर लेते हैं, फिर उसमें क्या डालते हैं, एक ऑब्जेक्ट को श्रिंक कराते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जितना मास रहेगा उतना वाटर के पार्टिकल्स यहाँ से रिलीज नीचे गिर जाएंगे। उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये बताया था, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसको कंप्लीट फिल कर लेते हैं, एक मास डालते हैं, मास कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, मास ऑब्जेक्ट के जितना मास रहेगा ना, उतने लिक्विड्स के पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वहां पे बायोन फोर्स कम लग रहा है और मास ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है। तो ये रही इस चैप्टर की पूरी कहानी। आई होप आपको सारी चीज क्लियर होगी, स्टार्टिंग लेके एंडिंग तक क्लियर रहेगी होगी। मैंने सारी चीज कवर करने की कोशिश किया एक छोटे से वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए मैं आपको पर्सनल क्वेश्चन ला के दे दूंगा, आप बस कमेंट करिएगा क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी थैंक यू सो मच विजिटिंग फॉर माय चैनल रैंक ऑर्बिट 2.5।